नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोर्स कोड 504 के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु संप्रत्यय मानचित्रण के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि किसी अवधारणा को समझने का मतलब क्या होता है। अर्थात जब हम किसी अवधारणा को समझते हैं, किसी विषय वस्तु को जानते हैं, किसी संप्रत्यय से अवगत हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है जब हम यह कहते हैं कि मैंने यह समझा है। अर्थात अगर कहीं हम यह कहते हैं कि हम यह अवधारणा जानते हैं, समझते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। हम अपनी समझ को किस प्रकार दर्शा सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संप्रत्यय मानचित्रण में निहित है। संप्रत्यय मानचित्रण किसी विषय वस्तु पर या किसी अवधारणा पर हमारी समझ को दर्शाने या उभारने का तरीका है। संप्रत्यय मानचित्रण दो या दो से अधिक विचारों के बीच के संबंध को भी दिखाता है। किसी वस्तु या संप्रत्यय को हमारे मस्तिष्क में किस प्रकार संरचना होती है, किस प्रकार हम उसे समझ रहे हैं, उसे वास्तविक रूप से दर्शाने का तरीका है। उदाहरण के लिए हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि गणित विषय के बारे में हमारे अंदर क्या अवधारणा है। गणित विषय को अगर हम समझते हैं तो इसमें विभिन्न विषय जैसे कि त्रिकोणमिति, बीजगणित, अंकगणित, ज्यामिति, सांख्यिकी इत्यादि विषय इसके अंदर सम्मिलित हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे गणित के विषय में हमारी समझ को दर्शाता है। संप्रत्यय मानचित्रण विभिन्न प्रकार के विचारों, चित्रों, शब्दों के बीच संबंध दर्शाने की प्रक्रिया है। यह इसी प्रकार है जैसे कि किसी नक्शे में विभिन्न भौगोलिक इकाइयों को दर्शाया जाए। किसी निष्पत्ति परीक्षण के पूर्व जो ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं वह भी इसी का एक उदाहरण हो सकता है। इसी के साथ जिस तरह से एक रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक प्रक्रिया को दर्शाता है, यह भी एक संप्रत्यय मानचित्रण या कॉन्सेप्ट मैप का उदाहरण हो सकता है। संप्रत्यय मानचित्रण एक प्रकार का ग्राफिक आयोजक भी है जो कि छात्रों को अपनी समझ को दर्शाने में मदद करता है। अर्थात यह एक ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर के तरह भी काम करता है। यह एक प्रमुख या मूल विचार से आरंभ होता है और फिर इससे हम विशिष्ट विचारों या प्रसंग तक पहुंचते हैं। अवधारणाओं को समानतः वृत्त या चतुर्भुज आकार के बॉक्स में प्रकट किया जाता है और उन्हें एक दूसरे के साथ नामांकित या लेबल्ड किए हुए किरणों या रेखाओं के साथ ऊपर के नीचे के क्रम में या पदानुक्रम हायरार्किकल ऑर्डर में जोड़ा जाता है। अवधारणा मानचित्रण में प्रत्येक शब्द संप्रत्यय एक दूसरे के साथ नामांकित या लेबल्ड किए हुए किरणों या रेखाओं के साथ जुड़े होते हैं। ये नामांकित लेबल्ड वाक्यांश या लिंकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि जाना जाता है, प्रयोग किया जाता है, से संबंधित है, के विकास के लिए आवश्यक है, प्रदान करता है, को जन्म देता है, परिणाम में हम पाते हैं, के लिए आवश्यक है, से दर्शाया जाता है इत्यादि। इस प्रकार के शब्दों या लिंकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस से इन संप्रत्ययों को जोड़ा जाता है। संप्रत्यय मानचित्रण पदानुक्रमिक व्यवस्था को दर्शाने एवं विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाने की तकनीक है। इसका विकास कॉर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोसेफ डी नोवाक ने 1983 में किया था। संप्रत्यय मानचित्रण एक ऐसी अधिगम रणनीति है जिसका विकास एक शोध उपकरण के रूप में हुआ था, जिससे छात्रों के पूर्व ज्ञान को जाना जा सके और पुनः वे क्या अधिगम ग्रहण कर रहे हैं उसे सुनिश्चित किया जा सके। संप्रत्यय मानचित्रण की क्या क्या विशेषताएं हैं। संप्रत्यय मानचित्रण एक पदानुक्रमिक प्रक्रिया है जहां अवधारणाओं को इस प्रकार रखा जाता है जिससे कि मूल अवधारणा सबसे ऊपर की ओर हो और इसके बाद विशिष्ट अवधारणाएं नीचे की तरफ सजे हो। अर्थात की कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर रखा जाए और उससे रिलेटेड अवधारणा या कॉन्सेप्ट उसके नीचे के क्रम में सजाया जाए। संप्रत्यय मानचित्रण की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न संप्रत्यय या अवधारणाओं के बीच में संबंध होना आवश्यक है। इसकी बात कही गई। संप्रत्यय मानचित्रण की दूसरी विशेषता है कि इसमें विभिन्न अवधारणाओं के बीच में संबंध होना आवश्यक है। अर्थात संपूर्ण मानचित्र में प्रत्येक अवधारणा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और उनका नामांकन भी होना चाहिए। संप्रत्यय मानचित्रण का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम मूल अवधारणा को पहचानें
एवं उसके पश्चात उस अवधारणा के बारे में हम क्या जानते हैं उसे सुनिश्चित करें एवं इसके बाद सबसे प्रमुख मूल अवधारणा को सबसे पहले लिखें और उसके बाद उससे नीचे के क्रम में आने वाली अवधारणाओं को लिखा जाए। पुनः इन अवधारणाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए और जिन किरणों के साथ इन्हें जोड़ा जा रहा है उनको नामांकित किया जाए या लेबल किया जाए। संप्रदाय मानचित्रण को पहचानने के लिए, इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यह उदाहरण चतुर्भुज एवं उनके विभिन्न प्रकारों की पहचान के ऊपर आधारित है। इसका प्रयोग शिक्षक पाठ की प्रस्तावना के समय या पाठ के प्रस्तुतिकरण के समय कर सकते हैं। इसमें जो प्रमुख गणितीय शब्दावली या संप्रत्ययों का परिचय करवाया जाएगा वो हैं चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत एवं वर्ग। अब हम लोगों ने जिस प्रकार संप्रत्यय मानचित्रण के निर्माण की प्रक्रिया को जाना है, उसे देखते हुए जो संप्रत्यय मानचित्रण हम करते हैं वह कुछ इस प्रकार होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार जो संप्रत्यय मानचित्रण तैयार होगा उसे हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले बॉक्स में लिखा गया है चतुर्भुज और इससे दो किरणें निष्कासित हुई हैं जो कि एक तरफ समानांतर चतुर्भुज से जाके मिलती है और दूसरी तरफ समलंब चतुर्भुज से जाके मिलती है। इन किरणों का नामांकन भी किया गया है, जैसे कि पहली किरण जो कि चतुर्भुज से समानांतर चतुर्भुज की तरफ आ रही है उसमें लिखा गया है दो समानांतर भुजाओं का सर्वांगसम युग्म, अर्थात दो समानांतर एवं सर्वांगसम भुजाओं का युग्म जिस चतुर्भुज में हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहा जाएगा। दूसरी ओर जो किरण मूल अवधारणा चतुर्भुज से निकलकर समलंब चतुर्भुज की तरफ जा रही है उसे नामांकित किया गया है, जिसमें लिखा गया है एक समानांतर भुजाओं का युग्म, अर्थात जो चतुर्भुज जिसमें एक समानांतर भुजाओं का युग्म होगा उसे समलंब चतुर्भुज कहा जाएगा। इसी प्रकार जो समानांतर चतुर्भुज की संप्रत्यय है उससे पुनः दो किरणें निष्कासित हुई हैं। एक किरण संप्रत्यय समचतुर्भुज की तरफ जाती है और दूसरी किरण संप्रत्यय आयत की तरफ जा रही है। इसे हम पुनः देखते हैं कि इसमें दो किरणें जो कि समानांतर चतुर्भुज से निष्कासित हुई है उस पर कुछ नामांकन किया गया है जो कि उसकी विशेषता बताती है, जिससे कि वह समचतुर्भुज कब कहलाएगा और कब वह एक आयत कहलाएगा। अर्थात अब हम देखते हैं कि समानांतर चतुर्भुज जिसमें चार सर्वांगसम भुजाएं हो तो उसे एक समचतुर्भुज कहा जाएगा या रोम्बस कहा जाएगा। उसी प्रकार वह समानांतर चतुर्भुज जिसमें चार समकोण हो उसे आयत कहा जाएगा या रेक्टेंगल कहा जाएगा। पुनः अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि इन दोनों संप्रत्ययों समचतुर्भुज एवं आयत से किरणें निष्कासित हुई है जो कि एक जगह मिली है और वो नया संप्रत्यय वर्ग का है। और इनमें क्या गुण जोड़ा जाए, अर्थात आयत और समचतुर्भुज में क्या गुण जोड़ा जाए जिससे कि वह वर्ग कहलाएगा, वो इन किरणों पे नामांकित किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। पहला जो नामांकन हुआ है जो कि समचतुर्भुज से वर्ग की तरफ आया है उस पर लिखा गया है चार समकोण के साथ, अर्थात वह समचतुर्भुज जिसमें चार समकोण हो उसे वर्ग कहा जाता है। और उसी प्रकार आयत के साथ क्या विशेषता जोड़ी जाए जिससे कि वह वर्ग कहलाएगा, तो उसमें नामांकन किया गया है कि चार सर्वांगसम भुजाएं, अर्थात वह आयत जिसमें चार सर्वांगसम भुजाएं हो उसे वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। इस प्रकार इस संप्रत्यय मानचित्रण को देखते हुए विद्यार्थी चतुर्भुज एवं उसके विभिन्न प्रकारों को विस्तृत ढंग से जान सकते हैं, अपनी अवधारणाओं को मजबूत कर सकते हैं। शिक्षक इसका उपयोग पाठ के आरंभ के समय भी कर सकता है अगर वह चतुर्भुज के ऊपर उसके विस्तार को, उसकी विशेषताओं को और विशिष्ट ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हो। इसके साथ वह अपने पाठ के विस्तार के समय भी इसका उपयोग कर सकता है, जिससे इन अवधारणाओं को वो और मजबूती के साथ छात्रों को समझा सके। और इसका उपयोग छात्रों के मूल्यांकन में भी किया जा सकता है। जब छात्र
चतुर्भुज एवं उसके विभिन्न प्रकारों को समझाने की कोशिश करें, या वे क्या जानते हैं चतुर्भुज व उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में, तो वह भी इस प्रकार के संप्रत्यय मानचित्रण का निर्माण कर अपनी समझ को दर्शा सकते हैं। अब गणित के क्षेत्र में संप्रत्यय मानचित्रण का क्या क्या विभिन्न प्रयोग हो सकता है, हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा कि इसका एक प्रयोग किस तरह से किया गया है एक उदाहरण के साथ। अर्थात संप्रत्यय मानचित्रण का प्रयोग गणित में प्रभावकारी अधिगम तकनीक के रूप में शिक्षक, छात्रों, शोधकर्ता इत्यादि के द्वारा किया जा सकता है। ये गणित के शिक्षण एवं अधिगम दोनों के लिए ही प्रयोग हो सकता है। इसे हमने अपने उदाहरण में भी देखा है। शिक्षक इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने गणित शिक्षण में और साथ ही छात्रों के मूल्यांकन के लिए भी। अब हम इन बिंदुओं पर पुनः विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। शिक्षक संप्रत्यय मानचित्रण का प्रयोग प्रभावकारी शिक्षण के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग वे पाठ प्रस्तावना के समय कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे पाठ के विस्तार के समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे हमने अपने पहले उदाहरण में देखा ही है। यह अधिगम के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्रियों के चुनाव में भी मदद करता है। अर्थात जब हम संप्रत्यय मानचित्रण का निर्माण करते हैं तो इससे हमें यह पता चल सकता है कि हमारे अधिगम प्रक्रिया के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है, और इस तरह से हम अपनी तैयारी पूरी करते हैं और जिससे कि छात्रों में अधिगम को सुनिश्चित किया जा सके। इसके द्वारा जटिल अवधारणाओं को आसानी से एवं व्यवस्थित ढंग से छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। अर्थात जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उन्हें छात्रों तक पूरी व्यवस्थित ढंग से या अरेंज्ड वे में उन्हें पहुंचाया जा सकता है या समझाया जा सकता है। इसके बाद यह छात्रों द्वारा अपने अधिगम को स्पष्टता के साथ सबके सामने रखने में मदद करता है। अर्थात छात्र इसका उपयोग करके वे अधिगम प्रक्रिया में कितना समझ रहे हैं उसे अपने सबके सामने रख सकते हैं। एक शिक्षक को अपने विषय की विशिष्ट उद्देश्यों को बनाने में मदद करता है। संप्रत्यय मानचित्रण अगर शिक्षक अपनी कक्षा के आरंभ में तैयार करे तो वो इसका उपयोग कर अपने पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्यों को भी बना सकते हैं और बेहतर ढंग से बना सकते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया में पाठ के सारांश को प्रस्तुत करने में भी मदद कर सकता है। कॉन्सेप्ट मैप या संप्रत्यय मानचित्रण का उपयोग पाठ के समरी या सारांश को प्रस्तुत करने में भी किया जा सकता है। इसके द्वारा शिक्षक काफ़ी सहजता के साथ, काफ़ी शीघ्रता के साथ बच्चों को अपने पाठ के सारांश को बेहतर ढंग से समझा पाएगा। अब हम देखते हैं कि संप्रत्यय मानचित्रण या कॉन्सेप्ट मैप का मूल्यांकन में क्या उपयोग हो सकता है। संप्रत्यय मानचित्रण का उपयोग छात्रों के मूल्यांकन के लिए भी हो सकता है। इसके द्वारा हम यह देख सकते हैं कि छात्रों ने विषय वस्तु को कितना समझा है। अर्थात जब वे संप्रत्यय मानचित्रण को बनाते हैं अधिगम प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात या अधिगम प्रक्रिया के आरंभ होने के पूर्व, अर्थात हम अगर पाठ आरंभ से पूर्व भी संप्रत्यय मानचित्रण बनाते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि उस प्रकरण पर छात्र की कितनी पकड़ है, वो कितना उस अवधारणा से परिचित है। और पुनः जब हम पाठ को संचालित करते हैं और उसकी समाप्ति के पश्चात जब पुनः छात्रों को संप्रत्यय मानचित्रण का तैयार करने के लिए कहा जाता है तो इससे भी हम छात्रों का ज्ञान की समझ को परख सकते हैं। ये छात्रों की त्रुटियों को समझने में मदद करता है। अर्थात संप्रत्यय मानचित्रण को देख के हम यह समझ सकते हैं कि छात्र अवधारणा को, उस संप्रत्यय को समझने में कितना गलती कर रहे हैं, वे कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं और किन किन जगह हमें पुनः विशिष्ट उदाहरणों को देने की ज़रूरत है, पुनः अधिगम कराने की आवश्यकता है। छात्रों की संप्रत्यय मानचित्रण में विभिन्न अवधारणाओं को देकर उन्हें यह कहा जा सकता है, अर्थात मूल्यांकन के समय छात्रों को संप्रत्यय मानचित्रण में विभिन्न अवधारणाओं को दिया जा सकता है और उनसे यह कहा जा सकता है कि इन अवधारणाओं को उचित ढंग से जोड़कर एक संप्रत्यय मानचित्रण तैयार करें। अर्थात उन्हें विभिन्न की टर्म्स या कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और फिर उनसे यह कहा जा सकता है कि आप इन अवधारणाओं को जोड़ें जिससे कि आप अपने समझ को दर्शा सकें। इस प्रकार उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्रों को किसी प्रसंग को पढ़ाने के बाद उसमें वर्णित अवधारणाओं को
संप्रत्यय मानचित्रण के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। अर्थात जब शिक्षक किसी प्रसंग को समाप्त करते हैं, समझाते हैं बच्चों को, उसके पश्चात अगर उन्हें संप्रत्यय मानचित्रण को बनाने के लिए कहा जाए तो उन संप्रत्यय मानचित्रण के निर्माण के द्वारा हम यह देख सकते हैं कि बच्चे उस प्रसंग को कैसे या कितना बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। छात्रों को अपूर्ण संप्रत्यय मानचित्रण प्रदान कर उसे पूर्ण करने के लिए भी कहा जा सकता है। अर्थात हम ऐसे कॉन्सेप्ट मैप उन्हें प्रदान कर सकते हैं जहाँ कुछ रिक्तियाँ हो या यहाँ कुछ रिक्त स्थान हो, जिनको कि हम छात्रों को पूछ सकते हैं कि इन रिक्त स्थानों में आप क्या लिखेंगे। ये रिक्त स्थान संप्रत्यय हो सकते हैं या लिंकिंग वर्ड्स या संबंध प्रकट करने वाले वाक्यांश हो सकते हैं। इन वाक्यांशों या संप्रत्ययों को लिखने के दौरान हम यह देख सकते हैं कि बच्चों ने उस प्रसंग को कितना बेहतर ढंग से समझा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह छात्रों के अस्पष्टता या उलझन को समझने में भी मदद करता है। अर्थात जब हम संप्रत्यय मानचित्रण को देखते हैं तो हम यह जान सकते हैं कि बच्चे कहाँ उलझ रहे हैं, कहाँ मिसकंसेप्शंस हैं और कहाँ हमें और अधिगम कराने की आवश्यकता है। यह छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचने में भी मदद करता है। अर्थात जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पाठ आरंभ के पूर्व अगर इसका प्रयोग किया जाए तो जो संप्रत्यय मानचित्रण बच्चे तैयार करेंगे उस प्रसंग से संबंधित, उसको देख के हमें यह पता चलेगा कि बच्चे उस प्रसंग के बारे में पहले से कितना जानते हैं और इस तरह से जो लर्निंग गैप हो उसे पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षक अपने आप को उस तरह से तैयार करके बच्चे का अधिगम करा सकते हैं। छात्र इसका उपयोग कर किसी अवधारणा को स्पष्ट ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। छात्र स्वतः भी संप्रत्यय मानचित्रण का तैयार करके किसी अवधारणा को वो कितना बेहतर ढंग से जान रहे हैं उसे भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो एक बहुत ही अच्छा संप्रत्यय मानचित्र तैयार करते हैं तो ये उनकी उस अवधारणा पर स्पष्टता दर्शाता है, उनकी समझ को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार छात्र अगर अवधारणा मानचित्रण का सही निर्माण करते हैं तो उनके संज्ञानात्मक कौशल में वृद्धि होती है। अर्थात वे कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अच्छा समझ सकते हैं, वे प्रकरणों को कितना अच्छी तरह से सीख रहे हैं, यह भी वो दर्शा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने प्रारंभिक स्तर पर संप्रत्यय मानचित्रण का किस प्रकार उपयोग किया जाए इसको जाना है। किस प्रकार इसका उपयोग कर बच्चों को अच्छी तरह से अधिगम कराया जा सकता है, किस प्रकार कॉन्सेप्ट मैप बच्चों के अधिगम में प्रयोग किया जा सकता है, उसके चरण क्या क्या हैं, इन सबों को भी जाना है। साथ ही हमने गणित में इसके एक उदाहरण को लेके यह जानने की कोशिश की है कि इसका निर्माण कैसे किया जाएगा। आशा है आपने इस प्रकरण को बेहतर ढंग से समझा होगा और आगे चलकर इसका प्रयोग आप अपने पाठ योजना के लिए, पाठ के संचालन के लिए और छात्रों के मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग बेहतर ढंग से कर पाएंगे। धन्यवाद।